हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो क्लास 10वीं का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए हम कुछ सब्जेक्टिव सवाल आपके लिए लाए हैं। तो आप इसे पूरा ज़रूर देख करके जाएंगे जिससे आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और इससे आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन किसको कहते हैं? जब किसी प्रकाश से स्रोत से निकल करके प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाता है, जिस नियम का पालन करते हुए लौटता है, तो हम उसे प्रकाश का परावर्तन के नाम से जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, ये जो देख रहे हैं आप आपतित किरण है, और इधर जो देख रहे हैं ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण उसी माध्यम में लौट जाता है, तो हम उसको परावर्तन के नियम कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला जाता है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन के पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण जैसे ये जो होता है आपतन कोण, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। दूसरा सवाल है, अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। तो अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है आएगा ये सवाल, तो किस तरह से लिखेंगे? अवतल दर्पण का पहला उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में या हजामत बनाने में, उसको प्रयोग करते हैं। वो जो हजामती बनाने में करते हैं तो उसका हम करते हैं दाढ़ी बनाने में। रोगियों को नाक कान दांत देखने में डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और गाड़ियों के आगे जो दीप लगा हुआ रहता है, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, सर्च लाइट में भी। तो आपको यह ध्यान रखना है। अगला है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालिए जिसका त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है। तो R बराबर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो आपको F निकालना है। तो F बराबर सूत्र होता है R/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R मान रखेंगे 16/2, तो फोकस दूरी हो जाएगा 8। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 8 हो जाएगा, 8 लेंस का फोकस दूरी। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का क्या विशेषता होता है, ये बताना है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता होता है हमेशा यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये आपको याद रखना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए ये कोई दर्पण है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा, इसका प्रतिबिंब एकदम इसका सीधा बनेगा और इसके बराबर बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, अर्थात आप दायां हाथ उठाएंगे तो वो भी बायां हाथ उठाएगा। तो ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अगर आप चेहरा देखे होंगे तो आप ये जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। यह वास्तविक कटान से बनता है जबकि वह काल्पनिक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है प्रतिबिंब और यह दर्पण के पीछे बनता है। इसका सही आंसर होगा ये वास्तविक प्रतिबिंब और ये काल्पनिक प्रतिबिंब का सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित स्थितियों में दर्पण का प्रयोग बताना है। किसी कार का अग्रदीप में किसका प्रयोग करते हैं? किसी वाहन के पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपने कारण का पुष्टि करना है। आंसर है, किसी कार का अग्रदीप अवतल दर्पण का बना होता है और अग्रदीप में प्रकाश की शक्तिशाली का समांतर किरण पुंज के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः वाहनों के पीछे देखने के रूप में किया जाता है। ये दर्पण के वाहन में पार्श्व रूप में लगे रहते हैं। इनमें ड्राइवर पीछे के वाहनों को देखने के लिए और सुरक्षित वाहन को चलाने के लिए करता है।
अगला है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए हम सब अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है उस केमिस्ट्री से कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उसको कहते हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होता है, अर्थात ऊष्मा निकलता है, तो हम उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब उसमें जल मिलाते हैं, इसको कली चूना के नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, अनबुझा चूना। तो ये भाखड़ा चूना बनता है और इसमें पर्याप्त मात्रा में हमें ऊष्मा की प्राप्ति होता है, जिसको चूना कहते हैं। तो वो चूना आप घर का पोताई करते होंगे तो आप ये जानते होंगे। तो इसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का शोषण होता है, अर्थात हमें ऊष्मा उसमें देने की आवश्यकता होता है, तो हम उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें अलग से ऊष्मा देना पड़ता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है। वह रासायनिक समीकरण जिसके समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु भार समान होता है, हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो नष्ट होता है और न ही निर्माण होता है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बहुत जरूरी होता है। जैसे में मैग्नीशियम को हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराएगी तो ये बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और जल का हाइड्रोजन का निर्माण होगा। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, आपको इसको उदाहरण देना है। अवक्षेपण अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें कोई प्रतिफल विलयन ठोस के रूप में अलग हो जाता है, तो हम उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में बच जाता है और उससे अलग हो जाता है सोडियम नाइट्रेट। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसको उदाहरण के साथ लिखना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर करके लवण और जल बनाता है, तो हम उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक अब अम्ल रहेगा और एक भस्म रहेगा, तो इससे उदासीनीकरण अभिक्रिया का, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है, तो हम इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सा गैस निकलता है, समीकरण के साथ लिखना है। धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया जब कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। इससे में मैग्नीज को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो MnCl2 और हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाएगा। अगला सवाल होगा विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इसका समीकरण को लिखना है। विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में जिंक को आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट का निर्माण होगा और लोहा उससे अलग हो जाएगा, तो हम इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें आयनों का आदान प्रदान कर करके दो नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो हम उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। निम्नलिखित पदों का वर्णन करना है, एक उदाहरण देना है। जैसे संक्षारण किसको कहते हैं, जब धातु को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो वे अपने आसपास उपस्थित अम्ल नमी वायु से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसका उपाय रोकने का, धातु की सतह को जास्तीकरण कर करके आप रोक सकते हैं। जिंक के विलयन में डुबा देने से उस पर जिंक का परत बन जाता है, तो हम उसे कहते हैं ग्लेबलाइजेशन या जास्तीकरण। या धातु की सतह पर ग्रीस या पेंट लगा करके भी हम जंग को रोक सकते हैं। विकृत गंधिता क्या है, वसा तथा तेल से खाद्य पदार्थों में अपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न होने लगता है, इसे
विकृत गंधिता कहते हैं। वसायुक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिला देने से इसको बचाया जा सकता है। अगला सवाल है, जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है? तो हम जानते हैं जीवों के संचालन के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, टूट फूट को रोकने के लिए जीवों का ऊर्जा का आवश्यकता होता है, और ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें खाद्य पदार्थों का जरूरत होता है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके जीवन में जरूरी है। पित्त क्या होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है? पित्त गाढ़े रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 8.9 होता है, जो यकृत कोशिकाओं से रिस्रावित होता है। मनुष्य पाचन की क्रिया में पित्त का निम्न महत्व है। पित्त अम्लीय कायम को समाप्त करके क्षारीय बना देता है, जबकि पित्त लवणों जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोटोकोलेट भोजन को जटिल वसा का विखंडन तथा पायसीकरण कर देता है, जिसमें भोजन वसा का पाचन होता है। अगला है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण क्या है? अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण हो रहा है तो हम उसे वायवीय शोषण कहते हैं, जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो हम उसे अवायवीय शोषण कहते हैं। सूक्ष्म जीवों में अवायवीय शोषण होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। वायवीय शोषण बड़े जीवों में होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है और ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर के हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। ये सारी क्रियाएं वायवीय शोषण कोशिका में होता है, आपको यह ध्यान रखना है। अगला सवाल होगा, वायवीय शोषण में ग्लूकोज के टूटने से हमें 38 एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होता है और यह माइटोकॉन्ड्रियम होता है, और उसमें एटीपी का निर्माण नहीं होता है, यह कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में अवायवीय शोषण होता है। 17वां नंबर सवाल है कि मछली, मच्छर, केंचुआ, मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखना है। तो मछली, मच्छर और केंचुआ के श्वसन अंगों के नाम लिखे थे। मछली कलोम या गलफड़े से सांस लेता है, यह कलोम या गिल से जल को घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मछली ऑक्सीजन, जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है, उसका उपयोग कर करके सांस लेता है। मच्छर ट्रेकिया या वायुमंडल ट्रेकिया के द्वारा ग्रहण करता है। केंचुआ इसमें त्वचा से सांस लेता है, त्वचा के द्वारा आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान होता है त्वचा से, जबकि मनुष्य फेफड़ा से गैसीय ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। आगे मनुष्य का आहार नाल का चित्र बनाना है आपको। मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला अंग है। भोजन का पाचन का शुरुआत मुख गुहा से होता है। जिस गुहा में जाकर के खुलता है उसे मुख गुहा कहते हैं। इसमें दीव, जांच और लार ग्रंथियां पाया जाता है। पैराटिड, लिंगुल, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर, ये सारी ग्रंथियां पाया जाता है, लार ग्रंथि। इसमें दांत का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और लार ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसे जीव भोजन में मिलाने का काम करता है। ये आपका पाचन तंत्र का फिगर है, आपको ये पढ़ लेना है। अमाशय, अमाशय क्या होता है? ग्रास नली में थैलीनुमा संरचना को अमाशय कहते हैं, जिसका आकार अंग्रेजी के जे आकार का होता है। अमाशय में 3 भाग होते हैं, जिसमें कार्डियक भाग आगे वाले भाग को कहते हैं, मध्य भाग को फंडिक कहते हैं, जबकि पीछे वाले भाग को पायरोलिक कहते हैं। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रहता है। अमाशय में गाढ़ा लेयी पदार्थ रहता है जिसको कायम कहते हैं, जबकि तरल पदार्थ को चाइल कहा जाता है, आपको याद रखना है। अमाशय से पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। इस तरह से ये लीवर क्या होता है? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन जो होता है वह लगभग 1.5 किलो का होता है। ये उदर की दाहिनी तरफ में अवस्थित रहता है और पित्त का निर्माण करता है, पर पित्ताशय में जमा रहता है। पित्त गाढ़ा हरा रंग एवं क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, इसलिए इसमें पाचन नहीं होता। छोटी आंत क्या होता है? आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। नाम है छोटा, लेकिन ये सबसे बड़ा भाग होता है। ये फिगर जो देख रहे हैं ये छोटी आंत का भाग है, ये अमाशय का भाग है, और ये ऊपर जो देख रहे हैं ये लीवर है, और ये चारों बगल जो आ रहा है ये इस तरह से ये बड़ी आंत है।
जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत अलग होता है वहाँ एक अपेंडिक्स होता है इस तरह से। और ये जो मुड़ा मुड़ा सा देख रहे हैं ये छोटी आंत है, ये सबसे बड़ी भाग होता है, इसका लंबाई 6 से 7 मीटर होता है, जबकि चौड़ाई 2.5 मीटर होता है। इसमें भोजन में मिले हुए सिर्फ वसा का पाचन होता है छोटी आंत में। बड़ी आंत क्या होता है, यह पाचन का अंतिम भाग होता है जहाँ सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ में मिले हुए पानी या जल का अवशोषण कर लिया जाता है और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों द्वारा मल के द्वारा इसको बाहर कर दिया जाता है। साथियों, तो हमने कुछ आपको प्रयास किया बताने का। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।